नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। जस्टिस रंजना देसाई करेंगी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन का ढांचा तय करता है वेतन आयोग। 18 महीने के अंदर देनी होगी आयोग को अपनी सिफारिशें। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस सूर्यकांत। मौजूदा सीजेआई बीआर गवई ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई के रूप में 9 फरवरी 2027 तक संभालेंगे पद। और चुनाव आयोग ने किया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू करने का ऐलान। प्रक्रिया 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी। 21 साल बाद आयोग करेगा देश भर की वोटर लिस्ट को नए सिरे से अपडेट। आइए शुरू करें। सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्य क्षेत्र को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों का वेतन, भत्ता और पेंशन जनवरी 2026 से संशोधित किया जाएगा। आपको बता दें, इस आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई हैं। रंजना देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। जस्टिस रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन हैं। इनके साथ आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष सदस्य पार्ट टाइम के तौर पर और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। गौरतलब है कि भारत में हर 10 साल के आसपास एक वेतन आयोग गठित किया जाता है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन, भत्ते और पेंशन ढांचा तय करता है। आजादी के बाद अब तक 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। 8वां आयोग इसी साल जनवरी में घोषित हुआ था और इसे अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देनी है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बनने वाले हैं। मौजूदा सीजेआई बीआर गवई ने उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है और 23 नवंबर 2025 को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई के रूप में पद संभालेंगे। उनका कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक होगा। हरियाणा से आने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने अपने करियर की शुरुआत एडवोकेट के तौर पर की थी और 2004 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जज बने थे। बाद में वे हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने और 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हुए। चलिए संविधान में सीजेआई की नियुक्ति का प्रावधान क्या है समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। परंपरा के अनुसार मौजूदा मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी का नाम सरकार को सुझाते हैं और वरिष्ठता के क्रम के आधार पर अगला सीजेआई चुना जाता है। आइए जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत के मुख्य फैसलों के बारे में। देशद्रोह कानून पर 2022 में उनकी बेंच ने सभी लंबित मामलों पर रोक लगाई थी। वहीं बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन केस में उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में सुधार न्याय संगत और आवश्यक है। इसके अलावा डिजिटल स्कैम्स पर उन्होंने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी और साइबर अपराधों को लेकर सख्ती दिखाई थी। हाल ही में चुनाव आयोग ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR शुरू करने का ऐलान किया है जो 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। ये कोई आम प्रक्रिया नहीं है बल्कि 21 साल बाद आयोग देश भर की वोटर लिस्ट को नए सिरे से अपडेट करने जा रहा है। इस बार ये रिवीजन 12 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ होगा। दिलचस्प बात यह है कि असम को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वहां पहले से ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव आयोग ने बताया कि SIR का उद्देश्य है कि हर वोटर की जानकारी सही, एक बार और सिर्फ एक जगह दर्ज हो, क्योंकि समय के साथ मतदाता सूचियों में कई तरह की गलतियां आ जाती हैं। जैसे कहीं मृत व्यक्तियों के नाम रह जाते हैं, कहीं एक व्यक्ति का नाम 2 जगह दर्ज हो जाता है, तो कहीं नए पात्र मतदाता अभी तक सूची में शामिल नहीं हो पाते। ऐसे में ये रिवीजन सुनिश्चित करेगा कि हर वोटर की पहचान और पता सही हो ताकि कोई फर्जी वोटिंग ना हो और लोकतंत्र का मूल आधार यानी एक व्यक्ति एक वोट सही मायनों में कायम रहे। अब बात करते हैं कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। इस बार जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा उनमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। इन सभी जगहों पर मतदाता सूचियां 28 अक्टूबर 2025 की रात से फ्रीज कर दी जाएंगी, यानी अब से जो भी बदलाव होंगे वे इस विशेष प्रक्रिया के तहत ही होंगे। अब सवाल उठता है कि यह SIR चलता कैसे है।
दरअसल इसे एक 10 स्टेप प्रक्रिया के रूप में लागू किया जाएगा। सबसे पहले अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर राजनीतिक दलों को शामिल किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर हर मतदाता का डेटा चेक करेंगे। फिर तैयार होगी एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिसमें जो नाम छूटे या दोहराए गए होंगे उन पर दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। इन आपत्तियों की सुनवाई इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ERO और जिला प्रशासन करेगा। और अंत में अब जब सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा तो 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आयोग ये भी सुनिश्चित करेगा कि किसी मतदाता को परेशान न किया जाए। इसके लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे जो लोगों की सहायता करेंगे। वहीं आयोग का एक और बड़ा लक्ष्य ये भी है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक वोटर न हो ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी बनी रहे। चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार का SIR 51 करोड़ मतदाताओं के डेटा को अपडेट करेगा, यानी लगभग आधी भारतीय आबादी की मतदाता जानकारी की दोबारा जांच होगी। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो हर पोलिंग स्टेशन पर एक बूथ लेवल ऑफिसर तैनात रहेगा और हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO नियुक्त किया जाएगा जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। हाल ही में साइक्लोन मोंथा चक्रवात काफी चर्चा में रहा। आइए समझते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है और भारत के पूर्वी तटों को ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचता है। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्री जल के ऊपर बनने वाला बहुत तेज तूफान होता है। यह तब बनता है जब समुद्र का तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा हो जाए। ऐसे चक्रवात में हवा कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से गोल घूमती है और बीच में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे आई कहा जाता है। साइक्लोन मोंथा भी एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। यह चक्रवात बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना था और धीरे धीरे यह एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में तब्दील हो गया। इसमें हवाओं की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। आइए अब समझते हैं भारत का पूर्वी तट ऐतिहासिक रूप से चक्रवातों के लिए क्यों संवेदनशील रहा है। देखिए, भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ समुद्र हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, लेकिन इन दोनों के भौतिक और तापीय गुण अलग अलग हैं और यही अंतर चक्रवातों की संख्या को तय करता है। आइए एक एक करके समझें। चक्रवात बनने के लिए समुद्र का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना जरूरी है। बंगाल की खाड़ी का पानी ज्यादा गर्म रहता है क्योंकि इसमें बड़ी नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी मीठा पानी लाकर सतह को और गर्म बना देती हैं, जबकि अरब सागर में ठंडी धाराएं और गहराई ज्यादा होने के कारण तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में नमी और हवा का दबाव ज्यादा अनुकूल होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये इलाका दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाली नमी भरी हवाओं से घिरा रहता है, जिससे चक्रवातों को ऊर्जा मिलती है। अरब सागर की तुलना में यहाँ नमी और कन्वेक्शन दोनों ज्यादा होते हैं। चक्रवातों पर जेट स्ट्रीम का भी असर पड़ता है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वेंटिलेशन का काम करती है, यानी ऊर्जा बाहर निकालकर लो प्रेशर को मजबूत करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में विंड शेयर अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि अरब सागर के ऊपर वेस्टर्ली जेट हवा की दिशा बदलकर विंड शेयर बढ़ा देती है, जिससे चक्रवात अस्थिर हो जाता है। चक्रवात के प्रभाव पर दिशा का भी असर होता है। चक्रवात आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान बनता है वह या तो भारत के पूर्वी तट से टकराता है या बांग्लादेश और म्यांमार की ओर चला जाता है। वहीं अरब सागर में बने कुछ तूफान अक्सर पश्चिम की ओर यानी ओमान या सोमालिया की तरफ चले जाते हैं, भारत के तट को प्रभावित नहीं करते। अब संक्षेप में कहा जाए तो भारत के पूर्वी तट पर चक्रवात ज्यादा और खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी गर्म, नमी से भरपूर और भौगोलिक रूप से अनुकूल है, जबकि पश्चिमी तट पर चक्रवात कम इसलिए आते हैं क्योंकि अरब सागर ठंडा, खुला और हवा के तेज प्रभाव से प्रभावित रहता है, जिससे चक्रवात टिक नहीं पाते। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय कॉफी अब दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, यानी अब भारतीय कॉफी सिर्फ कोडागु, कुर्ग या वायनाड की घाटियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोप से लेकर जापान तक इसकी खुशबू फैल चुकी है। आइए बात करते हैं इंडियन कॉफी की। सबसे पहले जानिए कि कॉफी भारत की नेटिव स्पीशीज नहीं है, यह एक विदेशी पौधा है, इंट्रोड्यूस्ड स्पीशीज है जो भारत में आयातित किया गया था। कॉफी का मूल स्थान इथोपिया माना जाता है, खासकर यहाँ का काफा क्षेत्र। माना जाता है कि यहीं से इसका नाम कॉफी पड़ा। वहीं से यह पौधा अरब प्रायद्वीप, विशेषकर यमन पहुंचा। भारत की बात करें तो भारत में कॉफी 17वीं सदी में आई। ऐतिहासिक और दस्तावेजी रिकॉर्ड बताते हैं कि सूफी संत बाबा बुदान ने 1670 ईस्वी के आसपास यमन की यात्रा के दौरान वहां से कॉफी के 7 बीज लाकर कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले की बाबा बुदान गिरी पहाड़ियों में लगाए थे।
भारत की जलवायु और मिट्टी भी इसके लिए इतनी उपयुक्त निकली कि ये यहाँ की स्थायी फसल नेचुरलाइज्ड क्रॉप की तरह बन गई। यही घटना भारत में कॉफी खेती की शुरुआत मानी जाती है। 18वीं से 19वीं सदी के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉफी की व्यावसायिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया और दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कई कॉफी एस्टेट्स स्थापित हुए। देखिए, कॉफी एक उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल प्लांट है जिसे आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है ताकि इसे सीधी धूप से बचाया जा सके। कॉफी की मुख्य दो किस्में होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा। इन दोनों में स्वाद, कैफीन की मात्रा और खेती की ऊंचाई में फर्क होता है। अरेबिका कॉफी का स्वाद हल्का और सुगंधित होता है, जबकि रोबस्टा अधिक गाढ़ी और कड़वी मानी जाती है। यह भी जानिए कि भारत में कॉफी की खेती मुख्य रूप से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में की जाती है। इनमें से कर्नाटक सबसे आगे है। अकेले ये राज्य कुल उत्पादन का लगभग 70% कॉफी पैदा करता है। यानी अगर आप भारतीय कॉफी का कप पी रहे हैं तो बहुत संभावना है कि ये बीन्स कर्नाटक के पहाड़ों से आए हों। यहां तक कि एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यूरोप भारत की कॉफी का सबसे बड़ा खरीदार है। खासकर इटली, जर्मनी और बेल्जियम भारत से सबसे ज्यादा कॉफी आयात करते हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देश कोरिया और जापान भी भारतीय कॉफी को पसंद करते हैं। अब बात करें इसके उगने की स्थितियों की तो देखिए, कॉफी की खेती पहाड़ी ढलानों, हिल स्लोप्स पर की जाती है जो समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इसे गर्म और नम की आवश्यकता होती है, नम जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी हॉट एंड ह्यूमिड जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। इसे 150 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश की जरूरत होती है। मिट्टी की बात करें तो अच्छी तरह से जल निकासी वाली लोमी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें ह्यूमस और लौह और कैल्शियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में हो। कॉफी के फल यानी बेरीज के पकने के समय सूखा मौसम जरूरी होता है, वरना उनके स्वाद और गुणवत्ता पर असर पड़ता है। दोस्तों, ऑपरेशन सद्भावना चर्चा में है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में असम राइफल्स की खोंसा बटालियन ने ऑपरेशन सद्भावना को शुरू किया। लेकिन यह ऑपरेशन किसी दुश्मन देश के खिलाफ नहीं, बल्कि स्थानीय ओलो जनजाति की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। ऑपरेशन सद्भावना एक स्किल बेस्ड इनिशिएटिव है। इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, आजीविका के नए साधन उपलब्ध कराना और समाज के समावेशी विकास को बढ़ावा देना। आइए अब समझते हैं ये ओलो जनजाति कौन है। ओलो ट्राइब एक स्वदेशी जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के लाजू सर्कल और म्यांमार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इन्हें ओलो या लाजू नागा भी कहा जाता है। भले ही ये जनजाति दो देशों भारत और म्यांमार में विभाजित है, लेकिन इनके बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक संबंध आज भी बहुत मजबूत हैं। ये लोग एक ही बोली बोलते हैं, एक ही धर्म और परंपरा को मानते हैं और समान सामाजिक रीति रिवाज को निभाते हैं। ओलो समाज क्लैन बेस्ड सिस्टम पर चलता है, जिसमें वंशानुगत मुखिया शासन करते हैं। समाज की संरचना पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार और संपत्ति पर अधिकार पुरुषों का होता है और उत्तराधिकार भी पितृवंश के आधार पर तय होता है। ओलो जनजाति के घर लकड़ी के खंभों पर बने होते हैं, जबकि गांव के मुखिया के घर सबसे बड़े और सुंदर लकड़ी के नक्काशीदार स्तंभों से बनाए जाते हैं, जो सामाजिक स्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। इतिहास में ओलो लोग अपने चेहरों पर बनाए जाने वाले पारंपरिक टैटू और कभी प्रचलित रहे हेड हंटिंग जैसी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि अब ये प्रथा खत्म हो चुकी है और ये जनजाति विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर इसने रखा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार ओलो जनजाति की कुल आबादी 1500 से थोड़ी अधिक है, यानी ये भारत की छोटी मगर सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध जनजातियों में से एक है। इसलिए असम राइफल्स का ये कदम न केवल इनकी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि इस सीमावर्ती और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है। दोस्तों, क्या पृथ्वी पर एलियन आ रहे हैं? इन दिनों खगोल विज्ञान की दुनिया में एक रहस्यमयी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट काफी चर्चा में है। इसका नाम है 3I एटलस। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले जुलाई 2025 में एटलस सर्वे टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था और फिर सितंबर 2025 में इसके नए चित्र लिए गए। इसे रहस्यमयी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई असामान्य विशेषताएं देखी गई हैं। कोई इसे एस्टेरॉयड कह रहा है, कोई एलियन स्पेसशिप। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ। 3I एटलस नाम के पीछे एक खास खगोलीय नियम यानी नेमिंग कन्वेंशन है, जो इस तरह की इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स यानी बाहरी तारों से आने वाली वस्तुओं को नाम देने के लिए उपयोग किया जाता है। सबसे पहले 3I का मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, यानी ये तीसरी ऐसी वस्तु है
जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आई। पहली थी ओमुआमुआ 2017 में खोजी गई, दूसरी थी बोरिसो 2019 में खोजी गई और तीसरी है 3I एटलस। यहां आई अक्षर इंटरस्टेलर के लिए है। अब बात करते हैं एटलस की। एटलस असल में उस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का नाम है जिसने इसे खोजा था। इसका पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस। ये एक सर्वे टेलीस्कोप सिस्टम है जो मुख्य रूप से पृथ्वी के पास आने वाले क्षुद्र ग्रहों या अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं को पहले से पहचानने के लिए बनाया गया है। इस ऑब्जेक्ट के व्यवहार ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। दरअसल 3I एटलस धूमकेतु में कई असामान्य विशेषताएं देखी गई। सबसे पहले तो इसकी गति में बदलाव देखा गया, इसको धीमा होता देखा गया। इसके अलावा इसमें एक एंटी सोलर टेल थी, यानी इसकी पूंछ सूर्य से उल्टी दिशा में न जाकर सूर्य की ओर थी, जो किसी भी प्राकृतिक धूमकेतु में नहीं होती। अब नए ऑब्जर्वेशन में ये एंटी टेल अपनी दिशा बदलकर सामान्य टेल बन गई है, यानी अब यह सूर्य से दूर की ओर जा रही है। इसके अलावा इसमें से एक गैस जेट भी निकलता दिखा जो सूर्य की दिशा में जा रहा था। और सबसे अजीब बात यह रही कि इसमें निकेल टेट्राकार्बोनिल नामक यौगिक पाया गया जो किसी भी प्राकृतिक धूमकेतु में पहले कभी नहीं देखा गया। इन असामान्य घटनाओं ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोब ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि यह धूमकेतु सामान्य नहीं हो सकता। उनके अनुसार इसकी दिशा और पूंछ का बदलना किसी कंट्रोल्ड मैन्यूवरिंग यानी नियंत्रित संचालन की ओर इशारा करता है, यानी यह संभवतः किसी एलियन अंतरिक्ष यान की तरह व्यवहार कर रहा है। लोएब का कहना है कि अगर यह वस्तु धीरे धीरे अपनी गति कम कर रही है और पूंछ का उलट जाना ब्रेकिंग थ्रस्ट यानी रुकने के प्रयास का संकेत है, तो ये किसी तकनीकी संकेत की तरह हो सकता है, यानी किसी बुद्धिमान सभ्यता का बनाया हुआ यान जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थायी कक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि एवी लोएब के ये दावे काफी सनसनीखेज हैं, लेकिन नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां इस सिद्धांत से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि यह वस्तु पूरी तरह प्राकृतिक धूमकेतु है जिसका व्यवहार सूर्य की गर्मी और गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रहा है, न कि किसी एलियन टेक्नोलॉजी की वजह से। साथ ही नासा ने यह भी स्पष्ट किया कि 3I एटलस पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि यह हमारी पृथ्वी से सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। हाल ही में दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में कृत्रिम बारिश का प्रयास किया गया। दरअसल कुछ दिनों पहले IIT कानपुर का एक छोटा सिंगल इंजन विमान दिल्ली के उत्तर पश्चिम और NCR के कुछ हिस्सों जैसे बुराड़ी, मयूर विहार, नोएडा के ऊपर उड़ा और क्लाउड सीडिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट का मकसद था कृत्रिम वर्षा के जरिए वायु प्रदूषण को कम करना। हालांकि इन प्रयासों से पर्याप्त बारिश नहीं हुई। IIT कानपुर की रिपोर्ट में नोएडा में 0.1 mm और ग्रेटर नोएडा में 0.2 mm जैसी केवल ट्रेस वर्षा दर्ज की गई। आइए समझते हैं क्या होती है आर्टिफिशियल रेन की व्यवस्था। आर्टिफिशियल रेन यानी क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके जरिए कृत्रिम रूप से बादलों से बारिश कराई जाती है। इसका उद्देश्य होता है बारिश बढ़ाना, सूखे इलाकों में नमी लाना या फिर वायु प्रदूषण को कम करना। इसे सरल भाषा में ऐसे समझिए जैसे हम बादलों को उकसाकर उनसे पानी बरसवाते हैं। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसे बादलों की पहचान करते हैं जिनमें थोड़ी बहुत नमी मौजूद हो, यानी जो बारिश करने की क्षमता रखते हों लेकिन खुद से न बरस पा रहे हों। इसके बाद एक एयरक्राफ्ट या ड्रोन की मदद से उन बादलों में कुछ खास रसायन छोड़े जाते हैं जैसे सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। ये रसायन बादलों में मौजूद जलवाष्प के चारों ओर इकट्ठे होने लगते हैं। इन्हें कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। जब ये कण पर्याप्त मात्रा में भारी हो जाते हैं तो फिर ये आपस में मिलकर जल की बूंदें बनाते हैं। ये बूंदें फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हैं, यानी बारिश होती है। सामान्य तौर पर क्लाउड सीडिंग 3 तरीकों से की जाती है। पहली एयरक्राफ्ट के द्वारा, जैसा कि IIT कानपुर ने किया, जिसमें फ्लेयर्स के रूप में सिल्वर आयोडाइड बादलों में छोड़ा गया। दूसरा जो तरीका है वो ग्राउंड जनरेटर से जमीन पर मशीनें लगाकर रसायन को हवा में छोड़ा जाता है इसमें, जो बादलों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा रॉकेट या ड्रोन से भी सीधे केमिकल्स को बादलों तक पहुंचाकर सीडिंग की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्लाउड सीडिंग तभी सफल होती है जब बादलों में पर्याप्त नमी हो। अगर नमी बहुत कम है, जैसे कि 15 से 20%, तो रसायन डालने पर भी बारिश नहीं होती। इधर फिल्म 120 बहादुर चर्चा में है। इस फिल्म में रेजांग ला की लड़ाई की कहानी बताई गई है, लेकिन रिलीज से पहले ही अहीर समाज ने फिल्म पर विरोध जताया। समाज द्वारा कहा गया कि उनके बलिदान को फिल्म में ठीक से सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी मांग उठाई कि भारत में एक अलग अहीर रेजिमेंट बनाई जाए। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि आजादी के बाद से किसी भी नई जाति या समुदाय आधारित रेजिमेंट बनाने की नीति नहीं है और सेना अब पूरी तरह राष्ट्रीय एकता के आधार पर काम करती है।
बहरहाल बात करते हैं रेजांग ला की लड़ाई की। दरअसल नवंबर 1962 में भारत के कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों ने रेजांग ला की ऊंचाई पर 3000 से 5000 चीनी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। उनके पास न तो तोपखाना था, न पर्याप्त गोला बारूद, न ही ऊंचाई पर ठंड से बचने का कोई सामान। फिर भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर चुशुल एयर बेस को बचा लिया और चीन की आगे बढ़ने की कोशिश को रोक दिया। इस लड़ाई के बाद से ही चीन ने लद्दाख में अपनी बढ़त रोक दी और 21 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस लड़ाई में यूं तो सारे 120 सैनिक वीरता की पराकाष्ठा पर थे, लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर मेजर शैतान सिंह का नाम इस लड़ाई में विशेष रूप से लिया जाता है। मेजर शैतान सिंह खुद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे और गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी पीछे नहीं हटे। उनके इसी अद्भुत साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस लड़ाई में शहीद हुए सभी 114 सैनिक अहीर समुदाय से थे। अहीर समुदाय उत्तर भारत का एक वीर चरवाहा समुदाय है, जिनमें अंग्रेजों ने मार्शल रेस माना था। मार्शल रेस का मतलब होता है ऐसे समुदाय या जाति जिन्हें स्वभाव से बहादुर, युद्ध कला में निपुण और सैनिक सेवा के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि उन्हें कभी अपनी अलग रेजिमेंट नहीं मिली, बल्कि वे कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल रहे। आज भी अहीर समाज अपने शहीदों की याद में रेजांग ला मेमोरियल, चुशुल और रेवाड़ी में बने स्मारकों को अहीर धाम के रूप में पूजता है। दोस्तों, ईस्ट तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते भी कहा जाता है, अब आधिकारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है। यह घोषणा कुआलालंपुर मलेशिया में चल रही आसियान की बैठक में 26 अक्टूबर 2025 को की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली इस मौके पर हिस्सा लिया और ईस्ट तिमोर का स्वागत किया। आइए अब जानते हैं कि यह देश कौन सा है, इसकी सदस्यता क्यों अहम है और इससे क्या बदलेगा। देखिए, ईस्ट तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 14 लाख है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और इंडोनेशिया के पूर्व में स्थित है। यह द्वीप का पूर्वी हिस्सा है, जबकि पश्चिमी हिस्सा इंडोनेशिया के नियंत्रण में है। ईस्ट तिमोर 400 साल तक पुर्तगाल की कॉलोनी रहा और 1975 में आजाद हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद इंडोनेशिया ने उस पर कब्जा कर लिया। इंडोनेशिया ने दावा किया कि यह इलाका आर्थिक रूप से कमजोर और अस्थिर रहेगा, इसलिए इसका एकीकरण जरूरी है। इस कब्जे के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई। आखिरकार 1999 में संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में जनमत संग्रह हुआ और लोगों ने स्वतंत्रता के पक्ष में वोट दिया। फिर हिंसा के एक दौर के बाद 2002 में ईस्ट तिमोर पूरी तरह से स्वतंत्र देश बन गया। आज ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति जोसे रोमोस होर्ता हैं। ये 1996 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुके हैं। उन्होंने 2 दशक तक पूरी दुनिया में अपने देश की आजादी के लिए आवाज उठाई थी। अब सवाल है, ईस्ट तिमोर के लिए आसियान में शामिल होना इतना अहम क्यों है? दरअसल यह देश आर्थिक रूप से कमजोर है। इसकी 42% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और 2/3 लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और गैस पर निर्भर है, लेकिन अब यह स्रोत खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में आसियान की सदस्यता ईस्ट तिमोर को नए निवेश, व्यापारिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता का अवसर देगी। ये भी जान लीजिए कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई और इसमें अब 11 देश हैं। ये हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अब ईस्ट तिमोर। ये समूह 680 मिलियन आबादी और $3.8 ट्रिलियन जीडीपी वाला क्षेत्रीय संगठन है, जो राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के लिए जाना जाता है। यह ध्यान रखिए कि भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान का प्रमुख साझेदार देश है, यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत और आसियान के बीच आसियान इंडिया डायलॉग पार्टनरशिप 1992 से चला आ रहा है, जिसे 2012 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर एक बेहद अहम पहल शुरू की। नाम है महा मेडटेक मिशन, यानी मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज मेडिकल टेक्नोलॉजी। यह मिशन भारत के मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मकसद है देश में मेडटेक इनोवेशन की तेजी को बढ़ाना, विदेशी मेडिकल उपकरणों पर निर्भरता को कम करना और हर नागरिक तक सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा तकनीक को उपलब्ध कराना। हालांकि मिशन का फोकस सिर्फ उपकरण बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें शोध, विकास, निर्माण और हेल्थ केयर तक पहुंच सब कुछ देश के भीतर हो। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट को बढ़ाना, यानी ऐसी तकनीक को विकसित करना जो भारत की प्रमुख बीमारियों से निपटने में कारगर हो। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित करना, ताकि यह तकनीक आम लोगों तक कम लागत पर पहुंचे। और तीसरा,
सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, ताकि भारत मेडटेक सेक्टर में विश्व स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी बन सके। मिशन के तहत विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उद्योगों को फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा। प्रत्येक प्रोजेक्ट को 5 से 25 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी, जबकि विशेष मामलों में यह सहायता 50 करोड़ रुपए तक जा सकती है। मिशन की अवधि 5 वर्ष रखी गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सिर्फ फंडिंग ही नहीं, बल्कि इस मिशन में कई सपोर्ट इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे पेटेंट मित्रा, जो पेटेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मदद करेगा, मेडटेक मित्रा, जो नियामकीय मंजूरी और गाइडेंस देगा, और क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क, जो नई तकनीकों की क्लिनिकल टेस्टिंग और प्रमाणन का काम करेगा। साथ ही उद्योग विशेषज्ञों से मेंटोरशिप और स्टार्टअप्स को ग्रोथ सपोर्ट भी मिलेगा। कुल मिलाकर महा मेडटेक मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक योजना नहीं, बल्कि एक विजन है भारत को मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, नवोन्मेषी और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाने का। कुवैत के फैलाका आइलैंड पर हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक ऐसा रहस्य खोजा जिसने इतिहास के पन्नों को फिर से खोल दिया। दरअसल यहां लगभग 4000 साल पुराना एक मंदिर मिला है जो कभी दिलमुन सभ्यता का हिस्सा था। यह खोज इतनी बड़ी है कि इसे दशकों की सबसे महत्वपूर्ण खोज बताया जा रहा है। सवाल है कि आखिर यह दिलमुन सभ्यता थी क्या? देखिए, दिलमुन सभ्यता या तेलमुन सभ्यता प्राचीन काल की एक समृद्ध सभ्यता थी जो अरब प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से में बसी थी। इसका केंद्र आज के बहरीन द्वीप और कुवैत का फैलाका द्वीप पर था। इसके अलावा इसके निशान सऊदी अरब, कतर, ओमान और ईरान के तटीय इलाकों में भी मिले। भले ही दिलमुन सभ्यता बहुत पुरानी थी, लेकिन यह उतनी प्रसिद्ध नहीं है जितनी मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और हांगफू नदी सभ्यता। लेकिन हकीकत में दिलमुन भी इन सभ्यताओं जितनी ही उन्नत और शक्तिशाली थी। दिलमुन की शुरुआत करीब 3200 से 3000 ईसा पूर्व, यानी लगभग 5000 साल पहले हुई। शुरू में यह एक छोटा व्यापारिक केंद्र था, लेकिन कुछ ही सदियों में यह एक मजबूत साम्राज्य बन गया। दिलमुन की खासियत थी इसका भौगोलिक स्थान। यह ठीक बीच में था, जहां से मेसोपोटामिया यानी आज का इराक और सिंधु घाटी सभ्यता यानी आज का भारत और पाकिस्तान, इनके बीच व्यापार होता था। इसीलिए इसे प्राचीन दुनिया का व्यापारिक पुल कहा जाता है। यहाँ से कॉपर, मोती और कई कीमती सामान मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की ओर भेजे जाते थे। यही वजह थी कि दिलमुन बेहद अमीर बन गया था और उसका प्रभाव चारों तरफ फैल गया था। दिलमुन सभ्यता को कॉपर की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यह कांस्य युग में सबसे बड़े तांबे का सप्लायर था। उस समय तांबा सबसे अहम धातु थी, जिससे हथियार, औजार और कलाकृतियां बनाई जाती थीं। मेसोपोटामिया की विशाल सेनाएं और नगरों के निर्माण में इसी तांबे की जरूरत होती थी, जो दिलमुन से आता था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसका सुनहरा दौर भी हमेशा नहीं रहा। 1600 ईसा पूर्व के बाद यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद यह मेसोपोटामिया और फारस यानी पर्सिया का हिस्सा बन गई। फिर भी इसके अवशेष आज भी जिंदा हैं। बहरीन और कुवैत में खुदाई के दौरान यहाँ पुराने बस्तियों के अवशेष, कब्रें और स्टैम्प सील मिले हैं, जो इस सभ्यता की उन्नति और सांस्कृतिक गहराई को दिखाती हैं। यह भी समझिए कि फैलाका द्वीप पर मिला 4000 साल पुराना मंदिर इस बात का सबूत है कि दिलमुन सभ्यता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक रूप से भी विकसित थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मंदिर किसी प्राकृतिक देवता या व्यापारिक देवी देवता को समर्पित रहा होगा। यह खोज हमें यह सिखाती है कि अरब प्रायद्वीप केवल रेगिस्तान और तेल की भूमि नहीं थी, बल्कि हजारों साल पहले यहाँ एक उन्नत, समृद्ध और आध्यात्मिक सभ्यता फल फूल रही थी, जिसने दुनिया के शुरुआती व्यापारिक नेटवर्क को आकार दिया था। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष कौन है? जस्टिस BR गवई, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में क्या प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति संसद के स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति राज्यों के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, या फिर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 21 साल बाद पहली बार शुरू किया गया। इसमें असम राज्य को शामिल किया गया है, क्योंकि वहां NRC प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस SIR के तहत 12 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की मतदाता सूचियां अपडेट की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 3 और 4 सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 4 सही हैं, या फिर सभी कथन सही हैं।
अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात बनने के लिए समुद्र का तापमान कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना आवश्यक है। बंगाल की खाड़ी में विंड शेयर अधिक होने के कारण चक्रवात जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। अरब सागर के ऊपर वेस्टर्ली जेट विंड शेयर को बढ़ाकर चक्रवातों को अस्थिर कर देती है। भारत के अधिकांश चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2 और 4 सही हैं, केवल 1, 2 और 3 सही हैं, या फिर 1 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है भारत में कॉफी उत्पादन और उसकी भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कॉफी की खेती मुख्यतः समुद्र तल से 600 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। अरेबिका किस्म की कॉफी में कैफीन की मात्रा रोबस्टा की तुलना में अधिक है। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जो कुल उत्पादन का लगभग 70% योगदान देता है। कॉफी की खेती के लिए शुष्क और ठंडी जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2 और 4 सही हैं, केवल 1, 2 और 3 सही हैं, या फिर केवल 1, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में ईस्ट तिमोर यानी तिमोर लेस्ते के आसियान का 11वां सदस्य बनने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट तिमोर दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, जो इंडोनेशिया के पश्चिम में है। ईस्ट तिमोर 2002 में स्वतंत्र देश बना और इसके वर्तमान राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। आसियान भारत संवाद साझेदारी वर्ष 1992 में शुरू हुई। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 4 सही हैं, केवल 1, 3 और 4 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में शुरू किए गए महा मेडटेक मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन ANRF, ICMR और गेट्स फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इसका मकसद भारत को मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम फंडिंग सहायता 25 करोड़ रुपए तक सीमित रखी गई है। मिशन की अवधि 5 वर्ष रखी गई है और इसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। कूटों में से सही उत्तर चुनना है। 1, 2 और 4 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, या फिर 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन सद्भावना किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह असम राइफल्स की खोंसा बटालियन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य ओलो जनजाति की महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह ऑपरेशन भारत म्यांमार सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने हेतु चलाया गया है। ओलो जनजाति मुख्यतः तिरप जिले और म्यांमार के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। केवल 1, 2 और 4 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर केवल 1 और 4 सही हैं। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF मिलती है। नमस्कार।
है।